कार्बोक्सिलिक अम्ल के दूसरे भाग में हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्नों का अध्ययन करेंगे। वे कार्बनिक यौगिक जो कार्बोक्सिलिक अम्लों से निर्मित होते हैं उन्हें हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न कहते हैं। निम्न 4 यौगिकों को अम्ल व्युत्पन्नों की श्रेणी में रखा गया है। सर्वप्रथम RCOOR या एस्टर जिसे हम कहते हैं, ये हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल के अध्ययन के दौरान देखा कि यदि हम किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया अल्कोहल से कराते हैं तो हम एस्टर प्राप्त होता है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न है। इसी प्रकार दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल का व्युत्पन्न है एमाइड RCONH2। जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के OH बंध को तोड़कर उसके स्थान पर NH2 समूह को जोड़ दें तो इस प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न का निर्माण होता है। तीसरा प्रकार का जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो है एसिल हैलाइड। इसमें हम COOH समूह के OH समूह का प्रतिस्थापन हैलोजन समूह द्वारा कर सकते हैं। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण एनाइड्राइड है। इसमें RCOOCOR अर्थात 2 कार्बोक्सिलिक अम्लों में से जल के विलोपन के द्वारा इस प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न का निर्माण होता है। अम्ल व्युत्पन्न की क्रियाशीलता। अम्ल व्युत्पन्नों में कार्बोक्सिल समूह के कार्बन परमाणु से जुड़ने वाले परमाणु के पास लोन पेयर उपस्थित रहता है, अतः निम्न प्रकार के अनुनाद प्रदर्शित करता है। जब हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के व्युत्पन्न को देखते हैं तो हम देखते हैं कि कार्बोनिल समूह से जुड़े हुए OH समूह के प्रतिस्थापन से बने समूह में यदि लोन पेयर है तो वो लोन पेयर समीपस्थ सिग्मा बंध को देता है और कार्बोनिल समूह में ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण ऑक्सीजन पर ऋण आवेश जबकि इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह पर धन आवेश आ जाता है। इस अनुनाद के कारण बंध में द्विबंध के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। इससे बंध लंबाई का मान कम हो जाता है और बंध सामर्थ्य बढ़ जाने के कारण अम्ल व्युत्पन्नों की क्रियाशीलता कम हो जाती है। कार्बोनिल समूह के कार्बन परमाणु से जुड़ने वाले परमाणु की विद्युत ऋणता जितनी कम होती है यह उतनी ही आसानी से अनुनाद में अपना लोन पेयर प्रविष्ट कराता है और अम्ल व्युत्पन्नों की क्रियाशीलता उतनी ही कम हो जाती है। अतः नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता कम होने के कारण एमाइड न्यूनतम क्रियाशीलता दर्शाता है, जबकि हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता अधिक होने के कारण एसिल हैलाइड की क्रियाशीलता अधिकतम होती है। अतः विभिन्न अम्ल व्युत्पन्नों को उनकी क्रियाशीलता के अनुसार निम्न क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। हम देखते हैं कि सर्वाधिक क्रियाशीलता एसिल क्लोराइड की है, उसके पश्चात एनाइड्राइड की है, उसके पश्चात एस्टर की है और सबसे कम एमिडो समूह की है, जिसमें नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता सबसे कम होती है। सर्वप्रथम हम एसिल क्लोराइड या CH3COCl कार्बोक्सिलिक व्युत्पन्न का अध्ययन करेंगे। एसिटिक अम्ल से जब हम PCl5 की क्रिया कराते हैं तो हम देखते हैं कि POCl3 और HCl विलोपित होता है और एसिल क्लोराइड का निर्माण होता है। इसी प्रकार यदि हम कार्बोक्सिलिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल की क्रिया SOCl2 से कराते हैं तो हम देखते हैं कि SO2 गैस बाहर निकलती है और HCl बाहर निकलता है और एसिल क्लोराइड का निर्माण होता है। एसिटिक एनाइड्राइड से जब भी हम एसिटिक एनाइड्राइड की क्रिया PCl5 से कराते हैं तो हम देखते हैं कि POCl3 बाहर निकलता है और 2 अणु एसिल क्लोराइड के प्राप्त होते हैं। कीटीन से कीटीन एक अआवेशित मध्यवर्ती है और जब कीटीन की क्रिया HCl से कराते हैं तो हमें एसिल क्लोराइड प्राप्त होता है।
एसिटिक एस्टर से। जब भी हम एसिटिक एस्टर से PCl5 की क्रिया कराते हैं तो हम देखते हैं कि POCl3 और C2H5Cl अलग हो जाते हैं और एसिल क्लोराइड प्राप्त होता है। इस कार्बोक्सिलिक व्युत्पन्न के भौतिक गुण, यह एक रंगहीन तीक्ष्ण गंध युक्त द्रव के रूप में पाया जाता है, अर्थात एसिल क्लोराइड एक एसिड की तरह ही एक द्रव्य होता है। ये जल में विलय नहीं है परंतु कार्बनिक विलायकों में आसानी से घुल जाता है। इसकी रासायनिक अभिक्रिया को जब हम अध्ययन करते हैं तो जब हम इसका जल अपघटन करते हैं तो हम देखते हैं कि यह जल अपघटित होकर पुनः अपने मूल कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। यदि इसकी अमोनिया से क्रिया कराएं तो HCl गैस बाहर निकलती है और एसिटामाइड या अन्य कार्बोक्सिलिक व्युत्पन्न प्राप्त होता है। C2H5OH से क्रिया, जब हम एसिल क्लोराइड की क्रिया C2H5OH से कराते हैं तो HCl का विलोपन होता है और हमें एथिल एसीटेट या एस्टर का निर्माण होता है। इस प्रकार की ये अभिक्रियाएं एक कार्बोक्सिलिक व्युत्पन्न से दूसरे कार्बोक्सिलिक व्युत्पन्न के निर्माण में भी सहयोग करती हैं। इसी प्रकार यदि हम सोडियम एसीटेट से क्रिया कराएं तो NaCl निकलता है और एसिटिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। एसिल क्लोराइड का अपचयन यदि हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से कराते हैं तो हम देखते हैं कि हमें एसिल क्लोराइड के अपचयन द्वारा इथेनॉल या एल्कोहल का निर्माण होता है जिसमें समान कार्बन उपस्थित रहते हैं। गिन्नियार अभिकर्मक से क्रिया, जब भी हम एसिल क्लोराइड की क्रिया गिन्नियार अभिकर्मक से कराते हैं तो हम देखते हैं कि एक कीटोन मध्यवर्ती प्राप्त होता है और जब इस कीटोन मध्यवर्ती की क्रिया पुनः गिन्नियार अभिकर्मक से कराते हैं तो हम देखते हैं कि कार्बन पर धन आवेश होने के कारण गिन्नियार अभिकर्मक का मैथिल समूह कार्बन कैटायन पर जुड़ जाता है और ऑक्सीजन के साथ धातु परमाणु जुड़ जाता है जिसके जल अपघटन से पुनः एल्कोहल प्राप्त होता है। रोंजेनमुंड अभिक्रिया, यदि हम एसिल क्लोराइड का अपचयन लेड या BaSF4 की उपस्थिति में जाइलिन माध्यम में कराते हैं तो यह अभिक्रिया रोंजेनमुंड अभिक्रिया कहलाती है और इसके अपचयन द्वारा हमें एल्डिहाइड प्राप्त होता है, जबकि पूर्व में हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के अपचयन द्वारा एल्कोहल का निर्माण देखा। डाई एल्किल कैडमियम से क्रिया, जब हम डाई एल्किड कैडमियम से एसिल क्लोराइड की क्रिया कराते हैं तो हम देखते हैं कि दो अणु एसिल क्लोराइड के भाग लेते हैं और दो कैडमियम के क्लोरीन के साथ पृथक होने से कैडमियम क्लोराइड बनता है और हमें एसीटोन प्राप्त होता है। फिडेल-क्राफ्ट एसिलीकरण, ये एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। जब भी हम किसी एरोमेटिक कंपाउंड या बेंजीन की क्रिया एसिल क्लोराइड से कराते हैं AlCl3 की उपस्थिति में तो AlCl4 धन आयन के निर्माण के कारण बेंजीन पर कार्बन कार्बन का योग हो जाता है और इस प्रकार की अभिक्रिया फिडेल-क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है और एसीटोफिनोन का निर्माण होता है। एसिटिलीकरण, जब भी एसिल क्लोराइड की क्रिया हम फिनॉल से कराते हैं तो HCl का निर्माण होता है और एक एसीटेट अर्थात फेनिल एसीटेट का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को एसिलीकरण या जिसके द्वारा हम एसिल समूह का निर्माण करते हैं। यदि हम एनिलीन की क्रिया एसिटिल से कराते हैं तो फिर पुनः HCl का विलोपन होता है और एसिटिनिलाइड बनता है। इसी प्रकार यदि हम 2 डिग्री एमीन की क्रिया एसिल क्लोराइड से कराते हैं तो HCl के विलोपन के द्वारा हमें N-एल्किल एसिटामाइड बनता है। विकार्बोक्सिलीकरण, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, विकार्बोक्सीकरण अर्थात किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल से या किसी भी यौगिक से CO2 समूह का विलोपन होना विकार्बोक्सीकरण कहलाता है। यदि हम कार्बोक्सिलिक अम्ल का विकार्बोक्सीकरण करें तो हमें एल्केन और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। सामान्यतः यह प्रक्रम कार्बोक्सिलेट लवणों द्वारा संपन्न होता है, अर्थात यदि हम सोडियम एसीटेट की क्रिया सोडा लाइम अर्थात NaOH और CaO की उपस्थिति में कराएं तो Na2CO3 गैस बाहर निकलती है और मीथेन बनती है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की एक प्रयोगात्मक अभिक्रिया भी है। वस्तुतः अभिक्रिया के दौरान
एसीटेट आयन बनता है और एक कार्ब एनायन बनता है। कार्ब एनायन जल के साथ क्रिया करके मीथेन और एक OH- आयन बनाता है। चूँकि अभिक्रिया में निकला हुआ उत्पाद CO2 गैस स्थायी गैस है, अतः यह प्रक्रम अत्यंत मंद गति से संपन्न होता है। दूसरी बात, इसमें बना हुआ मध्यवर्ती उत्पाद एक कार्बेनियन है, अतः यदि इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉनिक आकर्षण करने वाला समूह जुड़ा हो तो विकार्बोक्सिल का प्रक्रम काफ़ी आसानी से संपन्न हो जाता है। हम देखते हैं कि मध्यवर्ती कार्बेनियन की अनुनाद द्वारा स्थायीकरण हो जाता है। जब भी हम किसी एस्टर की में से CO2 गैस बाहर निकालते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें कार्बेनाइन अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त करके कीटोन समूह में परिवर्तित हो जाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल अणु भी एक 6 सदस्यों की चक्रीय संक्रमण अवस्था द्वारा आसानी से CO2 मुक्त कर सकता है। यदि हम किसी कार्बोनिल समूह युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल का अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि CO2 गैस विलोपन के दौरान एक इनोल समूह बनता है और इनोल कीटोन समूह में परिवर्तित हो जाता है। यही कारण है कि मेलोनिक अम्ल व एसिटोएसिटिक एस्टर अम्ल दोनों ही ऊष्मा के प्रति अस्थायी हैं। यदि हम एसिटोएसिटिक एस्टर या अम्ल एसिटोएसिटिक अम्ल को गर्म करें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो हम देखते हैं कि CO2 गैस बाहर निकलती है और एसीटोन बनता है। इसी प्रकार मेलोनोइक अम्ल एक डिकार्बोक्सिलिक अम्ल है। यदि हम इसे 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो CO2 गैस बाहर निकलती है और हमें एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। रिफॉर्मेस्टिक अभिक्रिया, ये एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। बीटा हाइड्रोक्सी अम्ल बनाने के लिए ये एक उत्तम विधि। इस विधि में हम अल्फा हैलोजन एस्टर की अभिक्रिया जिंक की उपस्थिति में किसी एल्डिहाइड अथवा कीटोन अथवा एस्टर से कराते हैं तो बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर बनते हैं, जो कि जल अपघटित होकर बीटा हाइड्रोक्सी अम्ल में परिवर्तित हो जाते हैं। हम देखते हैं कि जब एसिटाल्डिहाइड की क्रिया अल्फा ब्रोमो एस्टर के साथ कराते हैं तो हम देखते हैं कि जिंक के साथ क्रिया करने पर वो हाइड्रोक्सी समूह में ब्रोमीन विलोपन द्वारा हाइड्रोक्सी समूह बनाता है, जो कि जल अपघटन कराने पर बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। इस अभिक्रिया का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि अल्फा हैलोजन युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया जब जिंक धातु से कराते हैं तो जिंक धातु धन आवेशित होने के कारण ब्रोमीन के साथ क्रिया कर लेता है और इस ZnBr बनाता है। और जब इसके साथ किसी एसिटाल्डिहाइड की अभिक्रिया कराते हैं तो एक योगात्मक अभिक्रिया होती है और सक्रिय मेथिलीन समूह होने के कारण एसिटाल्डिहाइड यौगिक के साथ जुड़ जाता है, जो कि जल अपघटन कराने पर पुनः एक हाइड्रोक्सी समूह में परिवर्तित हो जाता है और पुनः जल अपघटन कराने पर एस्टर का कार्बोक्सिलिक अम्ल में अपचयन हो जाता है। डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल अथवा एल्डिहाइड अथवा क्रोटोनिक अम्लों के नियंत्रित अपचयन से अल्फा हाइड्रोक्सी अम्ल प्राप्त होते हैं। यदि हम ऑक्जेलिक अम्ल का अपचयन करें विद्युत अपचयन तो हमें ग्लाइकोलिक अम्ल प्राप्त होता है, अर्थात एक कार्बोक्सिलिक अम्ल के अपचयन द्वारा एल्कोहल बनता है और दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल ऐसा ही रहता है। इसी प्रकार यदि हम ग्लाइकोलिक अम्ल का अर्थात एक एल्डिहाइड समूह युक्त कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन करें तो हम देखते हैं कि पुनः एल्डिहाइड समूह अल्कोहल में परिवर्तित हो जाता है और ग्लाइकोलिक अम्ल प्राप्त होता है। इसी प्रकार यदि पायरुविक अम्ल के अपचयन के द्वारा भी हमें लैक्टिक अम्ल का निर्माण किया जाता है।